दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दोस्तों, ये वीडियो एलटी ग्रेड परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता परीक्षा और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो समानता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था से इसलिए मिलती है क्योंकि दोनों में अधिकारों का बंटवारा है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद में निर्णायक का कार्य करता है। आप जानते हैं, संघीय शासन में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जिसमें राज्य और संघ यानी राज्य और केंद्र के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसमें वो निर्णायक की भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों, संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद अधिकतम या महत्वपूर्ण ढंग से किस पर बल देता है? तो उत्तर है राष्ट्र की एकता पर। दोस्तों, भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत के आधार पर परिचालित होती है, वो कौन सा सिद्धांत है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आप जानते भी हैं, इसका मूल सिद्धांत जो है वो शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है, जिसपे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है और वो कांग्रेस के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न या महत्वपूर्ण तत्व है? तो आप जानते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का विलयन, यानी जो विधायिका होती है उसी में से कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और जो कार्यपालिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, वो विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकारों के वर्गीकरण का आधार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है और आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कार्यों में पृथक्करण पाया जाता है, यानी इनकी शक्तियों में पृथक्करण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, किंतु बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है। ये कथन किस पर लागू होता है? तो सही उत्तर है, ये कथन कॉमन्स सभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष पर लागू होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, लेकिन बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि में योगदान दिया है? यानी वो कौन सा कारक रहा है जिसके कारण हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर है, एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था यानी पार्टी सिस्टम का उदय जो है दोस्तों, इसने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि में योगदान दिया है। और आप जानते हैं कि सुसंगठित दलीय व्यवस्था जो है संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है।
अगला प्रश्न है, एक कथन है, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है? तो सही उत्तर है, ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। दोस्तों, लॉर्ड ब्राइस का ये कथन कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और इसे जीवंत रखती है, बहुत ही सत्य है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के कुशल परिचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना और दलीय व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल के रूप में परिभाषित किया है? तो ये विद्वान है के.सी. व्हीयर। दोस्तों, के.सी. व्हीयर भारत के संविधान को न तो संघात्मक कहते हैं, न तो एकात्मक कहते हैं, बल्कि इसे अर्ध संघात्मक की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा डायसी की है, जो कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कठोर संविधान क्या होता है? दोस्तों, कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार जो है शासन में किसे भारत का महावृद्ध या वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन में भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ये हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विधि बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं की गई है? तो सही उत्तर है संप्रभु संबंधी कानून या संवैधानिक कानून। ये संप्रभुता की मर्यादा के रूप में बोंदा द्वारा व्यक्त नहीं की गई है, जबकि बोंदा कुछ प्राकृतिक विधियों या कानूनों को संप्रभुता की मर्यादा या उसको सीमित करने वाला साधन मानते हैं, जबकि संवैधानिक कानून बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया था? तो सही उत्तर है काउंसिलियर आंदोलन, जो 14वीं-15वीं शताब्दी में चर्च के जो है नियमों कानूनों के लिए चलाया गया था, ये काउंसिलियर आंदोलन। दोस्तों, इसी के द्वारा यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संघवाद किस पर बल देता है? तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय संघवाद राज्यों का संघ है जो कि राष्ट्र की एकता पर बल देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न है कि संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, संघात्मक सरकार को कभी कभी कमजोर सरकार कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है। दोस्तों, संघात्मक सरकार में जो शक्तियां होती हैं वो संघ और इकाइयों में विभाजित होती हैं, इसलिए कहा जाता है इसकी कमजोरी के रूप में कि ये राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किस प्रकार संभव है? तो उत्तर है कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का पृथक्करण जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार है। अगला प्रश्न देखिए, हमने चर्चा भी किया है, संसदात्मक सरकार यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो सही उत्तर है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अभाव में संसदात्मक सरकारें कार्य नहीं कर सकती है। इसका कारण ये है कि किसी भी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल उसके जीवन तत्व या जो है महत्वपूर्ण आवश्यक अंग होते हैं, और राजनीतिक दलों के अभाव में संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती है।
अगला प्रश्न है, किसने दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टी लेस डेमोक्रेसी का विचार प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो हैं ये भारत में समाजवादी क्रांति के अगुआ या नेतृत्वकर्ताओं में रहे हैं और इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का विचार प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की संघीय व्यवस्था देखा जाए तो अमेरिका और मुख्य रूप से कनाडा की व्यवस्था से प्रभावित है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से ये प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों, भारत की संविधान की जो संघीय व्यवस्था वो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, मुख्य रूप से ये कनाडा की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? तो उत्तर है कनाडा का संविधान। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये किसने कहा है? तो उत्तर है हर्बर्ट मारिसन। दोस्तों, ये कथन हर्बर्ट मारिसन का है जो कहते हैं कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुम्पीटर तथा डहल जो कि बहुलवादी विचारक माने जाते हैं, सुम्पीटर और डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति क्या है? तो सही उत्तर है सुम्पीटर और डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के पृथक्करण करने से संबंधित है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जो है पृथक्करण होना चाहिए इनकी सत्ता में, और किसी भी एक अंग को दूसरे के कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके कार्यों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तियों के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, ये कथन किस विचारक का है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? दोस्तों, ये डी टाकविले का कथन है जो कहते हैं इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक यंत्र है? तो ये परिभाषा एवी डायसी का है जो कहते हैं कि संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का राजकीय यंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार का सही अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो उसे संसदात्मक सरकार कहते हैं। दोस्तों, संसदात्मक सरकार को उत्तरदायी गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो सही उत्तर है संघात्मक सरकार केंद्र और राज्य यानी केंद्र और इकाइयों के मध्य संबंधों पर आधारित होती है। तो सही उत्तर है संघात्मक सरकार केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों पर आधारित शासन है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो उत्तर है न्यायपालिका को। दोस्तों, न्यायपालिका संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र है, क्योंकि केंद्र और इकाइयों के मध्य किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायपालिका द्वारा उसका निपटारा किया जाता है, और इसलिए संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा क्या है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में दलीय प्रणाली का होना आवश्यक है, लेकिन इसकी सफलता के लिए आदर्श दशा द्विदलीय व्यवस्था का होना है। यानी जब दो दल होते हैं तो एक दल जो सत्ता में होता है, यदि वो कोई कार्य या मनमाने ढंग से करता है तो दूसरा दल उसकी शक्तियों पर अंकुश और नियंत्रण लगाने का कार्य करता है, जिससे किसी सत्ताधारी दल द्वारा मनमानी पर अंकुश लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य पद्धति का सार है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा?
सही उत्तर है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद या सहकारी व्यवस्था होता है दोस्तों ऐसा संघ राज्य जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात हो और थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य हो। ऐसी संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किस प्रकार संभव है? तो सही उत्तर है कांग्रेस द्वारा संबंधित राज्यों की सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? यानी किसी भी संविधान के विकसित होने का या निर्मित होने का आधार क्या होता है? तो सही उत्तर है रीति रिवाज, परंपराएं और प्रचलन, न्यायिक निर्णय और विभिन्न समयों पर निर्मित संविधान या कानून। दोस्तों संविधान सामान्यतः इनको ही अपनाता है। अगला प्रश्न है कठोर संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों कठोर और नमनीय या नम्य संविधान जो होता है उनमें अंतर इसकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। नमनीय संविधान या नरम संविधान वो होते हैं जिसमें कोई भी संशोधन सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा ही या उसके तरह ही किया जाता है। लेकिन कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें जो संशोधन है सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से अलग यानी कुछ विशेष प्रकार से संशोधन किया जाए उसको कठोर संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है एकात्मक व्यवस्था अच्छी क्यों होती है? तो सही उत्तर है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है और इसीलिए एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छी होती है। इसमें भी कोई राजनीतिक या न्यायिक निर्णय बहुत आसानी से या त्वरित रूप से लागू किए जा सकते हैं और ये राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहायक होती है। अगला प्रश्न है शब्द फेडरलिज्म फोडम शब्द से ग्रहण किया गया है और फोडम शब्द किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो दोस्तों फोडम शब्द लैटिन भाषा का है और एक प्रश्न है आपके लिए कि फेडरलिज्म शब्द जो फोडम शब्द से ग्रहण किया गया है लैटिन भाषा के, फोडम का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल जो है सरकार के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका एक छोटा निकाय होता है जबकि मंत्रिपरिषद थोड़ा बड़ा निकाय है जिसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभिन्न स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये है संसदात्मक सरकार, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध हैं वो जो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष ये है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव इसमें पाया जाता है जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका में जो संबंध है वो उसका प्रमुख गुण है। अगला प्रश्न है जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व या जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता है। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है? तो सही उत्तर है ये लास्की यानी H.J. लास्की ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड नामक पुस्तक में ये लिखा है कि जनतंत्री व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है किसके प्रति? दोस्तों देखिए संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होता है जिसका अभिप्राय क्या है? तो आप जानते हैं संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और संसदीय सरकार में गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है संसदीय सरकार में गोपनीयता का अर्थ होता है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि नागरिक शास्त्र एक पार्ट है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के दौरान आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जो प्रश्न वीडियो के दौरान पूछते हैं और उसका सही उत्तर बताने वाले जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनका नाम हम एक वीडियो में प्रकाशित करेंगे। उनसे उनका ईमेल आईडी और ईमेल पे ही हम अपने उनका एड्रेस मांगेंगे और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से 9 वर्ष में उनके लिए कुछ उपहार है। उन उपहारों के लिए आप हमें जानकारी दीजिएगा। हम एक वीडियो इस संबंध में आपके लिए जारी करेंगे। जिन जिन विद्यार्थियों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करेंगे, उनमें से हम सभी को मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से जो है न्यू ईयर का गिफ्ट भेजेंगे। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि जो कमेंट्स की बारंबारता है आपके वीडियो में, उनके आधार पर ही हम कैंडिडेट्स का चयन कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।